नमस्कार। आज का हमारा पहला करंट अफेयर है नैन से संबंधित नॉन अलाइन मूवमेंट, जिसे हम कहते हैं हिंदी में गुट निरपेक्ष आंदोलन। देखिए, गुट निरपेक्ष आंदोलन, इससे तो पहले हम करंट अफेयर देख लेते हैं कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के संपर्क समूहों का एक ऑनलाइन शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। आपको ज्ञात है कि अभी जितनी भी कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं वो सब की सब कैसी हो रही हैं, वर्चुअल आयोजित की जा रही हैं। तात्पर्य ये है कि सारे के सारे देशों के प्रमुख अपने अपने यहाँ सामने ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बाकी के देशों के साथ क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, जूम जैसे सॉफ्टवेयर का उपयोग करके। और जो इंटरनेशनल सारे के सारे सम्मेलन हो रहे हैं उसका जो अभी हॉट टॉपिक है हाल फिलहाल में वो है कोरोना वायरस। ठीक है, तो वैसे ही कोविड-19 से संबंधित एक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। प्रमुख इसलिए बन जाता है क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसमें भाग लिया। आपको पता होगा G20 का कई बार सम्मेलन आयोजित किया जा चुका है, जिसमें हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है वो क्या हो चुकी हैं, शामिल हो चुकी है। रविशंकर प्रसाद शामिल हो चुके हैं, प्रकाश जावड़ेकर शामिल हो चुके हैं कई बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। वैसे ही इस बार भी नरेंद्र मोदी जी इसमें शामिल हुए हैं। तो देखिए, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है, ये तो आपने देख लिया। उसके बाद देखिए, इसमें शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी, इसलिए हम इसकी थीम भी देखेंगे। तो ये इस बार की जो थीम है इसकी इस शिखर सम्मेलन की वो थी यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड-19। सारे लोग क्या हो जाए, एकजुट हो जाएं कोविड-19 से संबंधित। और इसकी अध्यक्षता करी गई है अजरबैजान के प्रमुख इल्हाम अलीयेव ने। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अजरबैजान से अध्यक्ष है हमारे इल्हाम अलीयेव। ठीक है, अब देखिए ये नेम इतना महत्वपूर्ण क्यों है। नेम महत्वपूर्ण इसलिए बनता है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ के बाद ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है ना। जैसे कि आपने देखा यूएन में 200 के आसपास सदस्य हैं, वैसे ही इस गुट निरपेक्ष आंदोलन के पास कितने हैं, 120 सदस्य देश हैं और 10 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी इसमें क्या है, सदस्य हैं। ठीक है भाई, देखिए एक तो महत्वपूर्ण ये बन जाता है। देखिए गुट निरपेक्ष आंदोलन, इसे समझने की कोशिश करिए। जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ तो दो गुट एकदम साफ साफ उभर कर सामने आए। एक पूंजीवाद कैपिटलिज्म का प्रतिनिधित्व करने वाला संयुक्त राज्य अमेरिका, और एक जो दूसरा गुट खड़ा हुआ था वो खड़ा हुआ था सोवियत यूनियन का। तो एक तरफ था समाजवाद और एक तरफ था पूंजीवाद। ये जो दो गुट बन गए थे, दो बड़ी शक्तियां सामने खड़ी हो गई थी। अब जो तीसरे देश का मतलब है जो विकासशील देश थे, उनकी ये मजबूरी बन गई कि या तो वो अमेरिका के साइड जाएं या तो वो सोवियत यूनियन के साइड जाएं। इसीलिए भारत जैसे देश ने कुछ देशों के साथ में मिलकर एक नया ही आंदोलन शुरू करने की बात करी, जिसे गुट निरपेक्ष आंदोलन का नाम दिया गया। तात्पर्य ये था कि ना तो हम अमेरिका के साइड रहेंगे पूंजीवादी व्यवस्था के तहत, और ना हम समाजवादी अर्थव्यवस्था की तरफ या समाजवादी विचारधारा की तरफ रहेंगे। हम अपनी विदेश नीति को स्वतंत्र चाहते हैं और हम अपनी संप्रभुता को बनाए रखना चाहते हैं, ताकि हमारे ऊपर फिर से कोई और देश क्या ना करे, अपना प्रभुत्व स्थापित ना करे। इसीलिए यह नेहरू, नासिर और टीटो की ये दूरदर्शिता थी, जिसमें सबसे प्रमुख योगदान जवाहरलाल नेहरू का ही था, हमारे प्रथम प्रधानमंत्री। उन्होंने इस गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव रखी थी। तो 3 नाम आते हैं हमारे लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव रखने वाले, मैंने यहाँ पर लिख दिया है। भारत देश के प्रधानमंत्री तत्कालीन उस समय के जवाहरलाल नेहरू, इजिप्ट के प्रमुख उस समय के गयाम अब्दुल नासिर, और यूगोस्लोवाकिया जो अब टूट के वहां पर बहुत सारे देश बन चुके हैं, यूगोस्लोवाकिया के प्रमुख जोसेफ बोरिस टीटो। तो आप ये 3 नाम करके याद कर लीजिए, नेहरू, नासिर और टीटो। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, नेहरू, नासिर और टीटो। बहुत क्वेश्चन आते हैं इस नेम संगठन से। ठीक है भाई, चलिए हम आगे देखिए कहां से क्वेश्चन बन चुके हैं। मैंने इसका जिक्र भी यहाँ कर दिया है, या जहां से बनने वाले हैं। इसका जो पहला सम्मेलन था, मीटिंग थी, वो बेलग्रेड यूगोस्लोवाकिया में आयोजित की गई थी। कब? 1961 में। ठीक है, 120 इसके सदस्य देश हैं। विकासशील देशों का एक संगठन है और दूसरा लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर यूनाइटेड नेशन। ठीक है, उसके बाद देखिए पूछा जा सकता भारत में इसकी मीटिंग कब की गई थी, तो एकमात्र मीटिंग भारत में हुई है। 7वां शिखर सम्मेलन 1983 का भारत में आयोजित किया गया था। इसके अलावा जो सबसे लेटेस्ट वाला था वो जस्ट अभी अक्टूबर 2019 में आयोजित किया गया था बाकू, अजरबैजान में। इसीलिए 2019 से लेकर 2022 तक अभी अध्यक्षता किसके पास होगी, अजरबैजान के पास। जो अगला वाला है वो 2022 में आयोजित किया जाएगा, 19वां वाला। ठीक है, अभी बताया नहीं गया है कि किस देश में यह आयोजित किया जाएगा। इस तरह से हमारा आज का सबसे महत्वपूर्ण जो था करंट अफेयर वो हमने अभी देख लिया। याद रखिएगा, नेहरू, नासिर और
टीटो। किसने किसने भाग लिया हाल फिलहाल में? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, है ना। ये पथ प्रदर्शन एक रास्ता दिखाता है भारत देश स्नैम ऑर्गेनाइजेशन को कि तीसरे देशों की पॉलिसी मेकिंग आखिर कैसी होनी चाहिए। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। आज है 5th ऑफ मई। 5th ऑफ मई से संबंधित हमारे पास 3 दिन पड़ते हैं महत्वपूर्ण। 5 तारीख के दिन हम मनाते हैं वर्ल्ड अस्थमा डे। आपको पता है अस्थमा की बीमारी आपके क्या सांस लेने से संबंधित, दमा की बीमारी भी इसे कहा जाता है। सांस लेने में क्या होती है? प्रॉब्लम होती है। तो इस साल की जो अस्थमा की थीम है वह एनफ अस्थमा डेथ्स। ठीक है भाई, क्या है? एनफ अस्थमा डेथ्स। तो इस तरह से हमने इसको देखा। नेक्स्ट देखिए, ये मनाया जाता है GINA ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा के द्वारा। ये मनाया जाता है, सबसे महत्वपूर्ण यह है कि मई में जो पहला मंगलवार पड़ता है उस दिन यह अस्थमा दिवस मनाया जाता है। तो इस बार यह पड़ा है 5 मई को। ठीक है, चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट 5 तारीख। तो 5 मई के दिन हम एक और दिवस मनाते हैं, वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे। देखिए, जब से ये कोरोना की बीमारी आई है तब से आप देख रहे हैं हाथों को धोना, हाइजीनेशन, स्वच्छता काफी ज्यादा पॉपुलर होता जा रहा है। इसीलिए आज इस दिन को 5th ऑफ मई के दिन वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे को पूछने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज्यादा बनती है। साथ ही साथ आपसे इसकी थीम भी पूछी जा सकती है, जिसकी थीम है सेव लाइव्स क्लीन योर हैंड। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सेव लाइव्स क्लीन योर हैंड। नेक्स्ट हमारे पास 5th ऑफ मई का ही करंट अफेयर है, इंटरनेशनल मिडवाइफ्स डे। और जो इसकी थीम है वो है सेलिब्रेट, डिमॉन्स्ट्रेट, मोबिलाइज एंड यूनाइट, आवर टाइम इज नाउ। एक तो महत्वपूर्ण दूसरा जो आपके लिए है इससे संबंधित, आपको याद होगा फ्लोरेंस नाइटिंगेल की 200वीं जयंती होने के उपलक्ष्य पर WHO के द्वारा वर्ष 2020 को पहले ही इंटरनेशनल ईयर ऑफ नर्सेस एंड मिडवाइफ्स, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इंटरनेशनल ईयर्स ऑफ नर्सेस एंड मिडवाइफ्स पहले ही घोषित किया जा चुका है। इसलिए ये मिडवाइफ डे ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण बनता है। मिडवाइफ का मतलब आप समझते हैं दाई, है ना। भारत देश में से दाई भी कहा जाता है, जो बच्चा जनने के समय पर मां की क्या करती है? सहायता करती, हेल्प करती है। आपको पता है भारत देश में आशा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए और उषा शहरी क्षेत्रों के लिए बहुत अच्छे से स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रही है। हम चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। नेक्स्ट देखिए, आज हम चलते हैं गेमिंग से शुरुआत करते हैं। गेम में आपको पता है कि टोक्यो ओलंपिक एक साल के लिए एक्सटेंड करके 2020 से कब कर दिया गया? 2021। और इसीलिए वर्ल्ड गेम्स जो 2021 में होने थे अब उसे पोस्टपोन करके क्या कर दिया गया? द वर्ल्ड गेम्स बर्मिंघम 2022। इसके अलावा आपको पता होगा जो कॉमनवेल्थ के यूथ गेम्स हैं उसको 2021, क्योंकि वो क्या कर रहे थे? क्लैश कर रहे थे, तो 2021 की बजाय उसको कहां पर पोस्टपोन कर दिया गया? 2023 में ट्रिनिडाड एंड टोबैगो में इसका आयोजन किया जाना था। और इसी टोक्यो ओलंपिक के 2021 में होने की वजह से एक और गेम है ना, इसका नाम है फुकुओका एक्वाटिक वर्ल्ड चैंपियनशिप। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, फुकुओका वर्ल्ड एक्वाटिक चैंपियनशिप, जो पानी से संबंधित, तैराकी से संबंधित वर्ल्ड चैंपियनशिप है, इसका आयोजन किया जाना था 2021 में। लेकिन क्योंकि ये क्या है, टोक्यो ओलंपिक की डेट से क्लैश कर रहा था, इसलिए इसका आयोजन 2 साल बढ़ा दिया गया है और अब इसका आयोजन वर्ष 2023 में किया जाएगा। इसकी जो गवर्निंग बॉडी है उसका नाम है फीना, FINA, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल डी नेटेशन। ठीक है भाई, इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1908 में। लोजेन स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है और जो हाल फिलहाल इसके प्रेसिडेंट है वो है जूलियो सी मैग्लियोन। तो इस तरह से ये एक और इवेंट जो स्पोर्ट्स इवेंट है वो एक्सटेंड कर दिया गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर देखिए, नेक्स्ट हमारे पास हिमाचल प्रदेश की सरकार। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने जस्ट बिल्कुल महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत ही एक योजना लेकर आए हैं, मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना। इसके तहत वो शहरी क्षेत्रों के जो वयस्क लोग हैं उनको रोजगार देने की कोशिश करेंगे वर्ष में 120 दिन। तो जैसे मनरेगा में 100 दिन रोजगार देने की बात की गई है, वैसे ही यहाँ पर 120 दिन की रोजगार देने की बात कही गई हिमाचल प्रदेश की सरकार के द्वारा। आपको पता होगा हिमाचल प्रदेश की सरकार ने कौन सा एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन की भी शुरुआत करी थी। इसके तहत घर घर जाकर कोरोना से जागरूकता अभियान इन्होंने चलाने की बात कही थी। आपको पता होगा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 100% जो LPG पहुंचाने वाला ये भारत देश का पहला राज्य बना था। इसकी कैपिटल शिमला है और गर्मी के समय पर इसकी कैपिटल को धर्मशाला रखने की बात
की जाती है। हम चलते हैं आगे। आगे देखिए आरबीआई के द्वारा एक और बैंक का जो लाइसेंस है वो रद्द कर दिया गया है, जिसका नाम है सीकेपी कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, आपको याद होगा मापुसा कोऑपरेटिव बैंक गोवा का कुछ दिन पहले लाइसेंस रद्द किया गया था। इसी तरह से अभी सीपीके कोऑपरेटिव बैंक का भी क्या किया गया है, लाइसेंस रद्द कर दिया गया। तो दो बैंक है जिसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया, बस आप इतना ही जान लीजिए। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट बहुत हमारे पास इंपॉर्टेंट है रशिया के द्वारा एक सैटेलाइट छोड़ा जाना है 2020 के अंत में, जिसका नाम है अर्टिका। मैं लिख दे रहा हूं अर्टिका, है ना, अर्टिका। एक मिनट, हाँ अर्टिका नाम का क्या करना है, अर्टिका M1 भी आप कह सकते हैं। अर्टिका M1 नाम का एक उपग्रह लॉन्च किया जाना है। क्यों लॉन्च किया जाना है, देखिए इसका जो मेन उद्देश्य है वो उद्देश्य है हमारा नॉर्थ पोल आपको पता है विश्व का नॉर्थ पोल और साउथ पोल पूरा का पूरा क्या है, बर्फ से ढका हुआ है। और बर्फ से ढके होने की वजह से प्रॉब्लम क्या है, आपको पता है जो मेन जो धरती का लैंड है वो कहां पर पड़ता है, वो उत्तरी ध्रुव में पड़ता है। दक्षिण ध्रुव में अधिकतर जो भाग है वो किस में पड़ता है, पानी या सी या सागर से घिरा हुआ है, इसीलिए अधिकतर देश यहाँ पर है। आपको पता है जो मेन लड़ाई है देशों के बीच में, वो शक्ति के बीच की लड़ाई है, वो पावर के बीच की लड़ाई है, वो ऊर्जा के बीच की लड़ाई है, वो क्रूड ऑयल के बीच की लड़ाई है। तो सारा का सारा जो ट्रांसपोर्टेशन है वो सब कहाँ होता है भाई, यहाँ से होता है। क्यों होता है, क्योंकि ऊपर वाला इलाका तो पूरा का पूरा क्या है, बर्फ से ढका हुआ। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से उत्तरी ध्रुव धीरे धीरे क्या हो रहा है, पिघल रहा है, और इसी का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है कौन, रशिया। अगर ऐसा होता है, अगर क्या किया जाता है, अगर उत्तरी ध्रुव से बर्फ हटती है तो इतना लंबा घेरा किसी भी जहाज को करने की जरूरत नहीं होगी, यहीं से यहीं क्या कर लिया जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा कर ली जाएगी। और इसका सबसे ज्यादा फायदा होगा रशिया को। आपको पता है विश्व का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश रशिया है, और यहाँ का तो लगभग पूरा का पूरा इलाका ही किसके तहत आ जाता है, आधे से ज्यादा इलाका रशिया के तहत ही आता है। इसलिए रशिया ने इस अर्टिका M1 सैटेलाइट को लॉन्च करने की बात कही है। इसे जो प्रक्षेपित है वो किया जाएगा सोयूज 2-1B कैरियर रॉकेट के द्वारा। ये एक रिमोट सेंसिंग और इमरजेंसी कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। वेदर फॉरकास्टिंग जो इसका मेन कंपोनेंट है, वेदर फॉरकास्टिंग की जाए इस आर्कटिक ओशन में, उत्तरी ध्रुव से संबंधित। यहाँ पे आर्कटिक ओशन, यहाँ पे है अंटार्कटिका ओशन। यहाँ पे पाए जाते हैं पोलर बियर्स और यहाँ पे पाए जाते हैं पेंगुइन। यहाँ पे होता है ऑरोरा ऑस्ट्रेलोसिस और यहाँ पे होता है ऑरोरा बोरियोलिसिस। ये सब क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर आपको बता दिए। चलतिए रशिया की राजधानी मॉस्को है। जो यहाँ पे करेंसी है वो रूबल का उपयोग किया जाता है, और जो यहाँ के प्रेसिडेंट है वो है व्लादिमीर पुतिन। हम चलते हैं आगे देखिए हमारे पास है पुलित्जर पुरस्कार। 3 भारतीय पत्रकारों को फोटोग्राफी कैटेगरी में ये पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है। इसमें है ये कश्मीर में फोटोग्राफी करने गए थे। आपको पता होगा जब से धारा 370 हटी है तब से काफी फोटोग्राफी के लिए फेमस जगह बन गई है पत्रकारों के लिए। तो दार यासिन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद, 3 लोगों को ये पुरस्कार दिया गया। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, दार यासिन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद। एसोसिएटेड प्रेस के ये क्या हैं, पत्रकार हैं। इन्होंने मुख्य भारत विरोधी फोटोज खींची हैं। देखिएगा आप फोटोज, मैं आपको शेयर करूंगा, है ना, तो आप खुद ही आपको पता चल जाएगा कि आखिर में ये पुरस्कार क्यों दिया गया है, आप उसे समझ जाएंगे। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है ना, कभी बाद में अपन बात करेंगे। नेक्स्ट चलिए एमियो देखिए क्या है। एमियो के द्वारा KYC इंगेजमेंट प्लेटफॉर्म जारी किया गया है। ठीक है भाई, मैं लिख दे रहा हूं एमियो कंपनी के द्वारा क्या किया गया है, KYC एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म जारी किया गया। आपको याद होगा अभी जस्ट जनवरी 2020 में आरबीआई के द्वारा कुछ गाइडलाइन जारी की गई थी, KYC से संबंधित कुछ नए दिशा निर्देश जारी किए गए थे। उसी के तहत इन्होंने एमियो ने एक प्लेटफॉर्म देने की कोशिश की है ताकि लोगों को डायरेक्ट बार बार बैंक तक ना जाना पड़े। आपको पता है KYC कराने के लिए बार बार लोगों को क्या करना पड़ता है, बैंक तक जाना पड़ता है, जिससे समस्याएं उत्पन्न होती। खासतौर से बुजुर्गों को हर साल ये प्रमाणित करने जाना पड़ता है कि हाँ हम जिंदा हैं, है ना। इसीलिए इस झंझट से क्या करने, बचने के लिए, फिजिकल जो लोगों को जाना पड़ता है उससे बचने के लिए एमियो के द्वारा ये KYC एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म जारी किया गया, जिसमें सुरक्षा का भी विशेष ख्याल रखा जाएगा। AES 250 एन्क्रिप्शन का उपयोग इसमें किया जाएगा। इसके CEO हैं विशाल लच्छी राम का। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास करंट अफेयर कोविड कथा। जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, हमारे विज्ञान मंत्री हैं, जिनका नाम है डॉक्टर हर्षवर्धन, जो चांदनी चौक से आते हैं। इन्होंने क्या किया, DST डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर कोविड कथा,
है ना, कोविड कथा, ये एक बुक का है, बुक ये एक वेब सीरीज टाइप की है, इसे लॉन्च किया गया है ताकि लोग बहुत इजी गोइंग में कोविड की बीमारी को समझ सके, ए से लेके जेड तक। तो महत्वपूर्ण है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तहत। इसकी स्थापना हुई थी, कब हुई थी, मई 1971 में, और इसका हेडक्वार्टर है इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। ठीक है, अतः अगर आपको वीडियोस पसंद है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। धन्यवाद।